आपकी नज़रों में सिर्फ तुम्हारा पति किशन होना चाहिए। वह जुनूनी अंदाज में कहता, उसकी धड़कनों पर अपने होठों से खरोंच लगाता, उसकी सिसकियां निकलवाता चला गया। उसका हर पल जानलेवा था। प्लीज़ किशन। वह उसको और ज़्यादा बेबाकी पर उतरता देख उस पर गुस्सा करने लगी थी और कहने लगी, बाहर कोई आवाज़ दे रहा है तुम्हें। वह अभी भी उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, उसको बिस्तर से निकलने नहीं दे रहा था। उसको सिर से पैर तक खुमारी नज़रों से देखता बोला। उस पल श्रुति ने अपनी आंखों पर हाथ रख दिए, खुद को छुपाना चाहा, जबकि किशन ने उसके हाथों की पीठ पर अपने गीले होठों का प्यार रखते कहा, बस प्यार से देखो, और धीरे से आगे होते कमरे की लाइट ऑन की थी। अभी उसके होठों को अपने होठों से पकड़ते उसके आंखों में आंखें डाल गया। श्रुति की आंखों से आंसू बह निकले। उसके आंखों के आंसुओं को अपने होठों से चूमता, उसके गालों पर प्यार करता, उसके गर्दन पर आता, उसे चुप रहने पर मजबूर कर गया। अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? सारी दुनिया से लड़कर तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, तब भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। ऐसी क्या बात है, बताओ। वह उसके कंधे पर अपने नाखून गड़ाती, उस बॉडी बिल्डर जिसको रात से सहना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे आखिर वह रात बीत गई थी और करवट लेते किशन को मंदी मंदी आंखों से देखने लगी, जिसकी आंखों में फिर से हल्की हल्की खुमारी उभर रही थी। न जाने कैसी मोहब्बत थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब अब तो सुबह भी हो चला था। श्रुति की जिस्म में जान जैसे निकली हुई थी। वह उसे एक रात में इस तरह अपनी मोहब्बतें निछावर कर गया था जितनी 6 महीने में माधव ने भी नहीं किया था। उसकी जान हथेली पर लाई हुई थी, जबकि एक वो था, उसका दिल ही नहीं भर रहा था। प्लीज़ किशन, मैं मर जाऊंगी, वह धीरे से बोली, लेकिन शब्दों में आंसुओं की दमक बाकी थी। आज तक कभी नहीं सुना कि सुहाग रात मनाते कोई लड़की मर गई हो। आई एम सॉरी, मेरी नीयत ताना देने की नहीं थी। वह जल्दी अपने शब्दों पर गौर करता एक्सक्यूज मी कह गया। श्रुति ने अपनी हिरनी सी पलकें उठाई, उसे हैरानी से देखा, जबकि उसके आंसुओं पर फिर से पछता रहा था। वह एक बार फिर से सिसकियां भर रही थी। वह फिर से इतने जुनून और मोहब्बत से अपनी बाहों में समेट रहा था। श्रुति की सांसें फिर से बिखर रही थी। दोपहर भारी सांसों को सुनते और ज़्यादा मदहोश हुआ, सब कुछ भुलाते चला गया, उसको अपना बनाते चला गया। अब सुबह तो कब की हो चुकी थी। किशन और श्रुति नाश्ते के लिए नहीं आए, अभी तक नहीं जागे थे। केशवलाल के जुबान पर यह बात अभी चल ही रही थी कि श्रुति और किशन सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाई दिए। वे अपने पिता के पैर छूते, उनका आशीर्वाद लेते। सबके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। वे दोनों इतने प्यारे लग रहे थे कि तुलसी देवी ने बेकाबू भगवान से प्रार्थना करना नहीं भूली। उन्होंने कहा, केशवलाल, दोनों बच्चों के सर से पैसे उतारो और नौकरों में बांट दो। हे भगवान, हर बुरी नज़र से, आफत से बचाए मेरे बच्चों को। तुलसी देवी ने मोहब्बत से कहा, जी किशन, मैं सोच रहा हूँ कि आज रात छोटा सा फंक्शन रख लेते हैं, ताकि सब परिवार वालों को पता चल जाए कि श्रुति हमारे परिवार की बहू है। वो बहुत रिलैक्स अंदाज में नाश्ते की तरफ ध्यान दिए हुए थे। जैसा आप कहेंगे पापा, सब ऐसा ही होगा। श्रुति चाय का कप पकड़े अचानक से उसने किशन से बात की। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह तो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे उन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई हो। क्या हुआ? वह बराबर देखने पर किशन ने उसे देखा तो बड़बड़ाते हुए उसने आगे बढ़कर चाय का कप उसको थमा दिया। उसने थैंक यू कहा। उसकी आंखों में चमक थी, जिसे देखते हुए श्रुति ने अपने माथे पर बल डाले और उसे गुस्से में देखा। क्या बात है श्रुति बेटा, आप चुप चुप हैं, तबीयत तो ठीक है ना? तुलसी देवी ने श्रुति से प्यार से पूछा। आंटी जी, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ में थकन सी महसूस हुई, जिस पर किशन के चेहरे को एक बार फिर से मुस्कान ने छुआ। कनखियों से अपनी पत्नी को देखते हुए चाय का कप अपने होठों से लगा लिया। उसे एक आंख दबाकर श्रुति ने बड़बड़ाते हुए फेर लिया। उसकी आंखों में चमक तो होनी ही थी, और वह इतना हैंडसम बॉडी बिल्डर और जवान था। जिस तरह उसने श्रुति को रात भर अपनी मोहब्बत से परेशान किया था, वह तो फ्रेश ही लगेगा। कोई श्रुति से पूछता उसने किस तरह उसको पूरी रात थका दिया था। उस रात का फंक्शन शहर के बैंकेट हॉल में रखा गया था। दुल्हन बनी श्रुति उस वक्त आसमान से उतरी परी लग रही थी। किशन अंदर दाखिल हुआ तो एक पल को उसे देखता बिल्कुल ठिठक गया। उसे देखकर सरप्राइज हुआ था। इतना खूबसूरत हुस्न पहले तो कभी दिखा ही नहीं। शायद अब देखने की नज़र बदल गई थी। वह धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास स्टेज पर आया तो तुलसी देवी ने दोनों की नज़रें उतारी। दोनों की जोड़ी चांद सूरज सी लग रही थी, एक अलग ही रूप दे रही थी।
वह उसकी तरफ झुकता उसके कान में धीरे से कहने लगा, जबकि स्टेज पर वह बिल्कुल खामोशी से बैठी थी और शर्म से उसकी पलकें झुक गई थीं। बहुत सारी नज़रें उन पर थी, तो कुछ की नज़रें बड़ी चाहत से उसकी तरफ उठ रही थी। इंसानों की जात और कभी कभार उन नज़रों की पकड़ में बुरी तरह आ जाता है। एकदम से सारी लाइट ऑफ हुई थी और एक स्पॉट लाइट ऑन होते दूल्हा दुल्हन दोनों को फोकस किया गया था। किशन ने श्रुति का हाथ थामा और उसे लिए एक तरफ बने डांस फ्लोर की तरफ बढ़ा। उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद से चिपका लिया। हल्के म्यूजिक में वे दोनों एक दूसरे के साथ सर्कल में घूम रहे थे। उन दोनों के दिल के तार हिल रहे थे। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। सबकी निगाहें उन दोनों पर ही थीं। एक लाल रंग की लाइट को श्रुति ने किशन के दिल वाले साइड आते देखा तो उसकी सांसें रुकी, उसके कदम भी थम गए। किशन ने यूं एकदम रुक जाने पर आईब्रो ऊपर करते हुए देखा, जबकि अगले ही पल वह उसे धक्का देती दूर हो गई। वह उसके धक्का देने पर जरा सा लड़खड़ाता पीछे हुआ। उसी पल एक गोली चलने की आवाज़ आई। हर तरफ हर कोई बिल्कुल सुन रह गया। गोली ने श्रुति के बाजू को छुआ। खून की छींट एकदम से निकली तो किशन का दिल एकदम कांप उठा। वह गहरी सांस भर गई। श्रुति! किशन पूरी ताकत से चिल्लाया था, जबकि उसे देखते ही वह आंखें बंद करती लड़खड़ाती गिरने लगी। किशन ने आगे बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। उसने श्रुति के चेहरे को सहलाते हुए होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगी। मेरे बच्चे! सारी लाइट एकदम से फिर से ऑन हो गई थी। किशन और तुलसी देवी वहाँ मौजूद थे। बिंदिया भी थी, लेकिन श्रुति तो बेहोश हो गई थी। किशन ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर गाड़ी की तरफ भागा था। कुछ ही देर में वे अस्पताल पहुंच चुके थे। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि सारे बाहर खड़े इंतजार करने लगे। किशन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ से वक्त फिसल रहा हो। पहले उसके बड़े भाई माधव ने उसका साथ छोड़ दिया और अब श्रुति। उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली। जब तक डॉक्टर ने श्रुति को खतरे से बाहर होने की खबर नहीं दी, वह यूं ही बैठा उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा। डॉक्टर, क्या हम श्रुति से मिल सकते हैं? तुलसी देवी और बिंदिया ने रोते हुए पूछा। हम उन्हें जब वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो आप जाकर उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर उन्हें समझाते हुए जा चुके थे। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कौन हो सकता था जिसने गोली चलाई थी? केशवलाल ने किशन के पास बैठते हुए पूछा। मैं पता लगा लूँगा पापा। न जाने क्यों मुझे अब ये भी शक हो रहा है कि माधव भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वह गहरी सोच में डूबा हुआ बोला। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा है पापा जो छुपा हुआ है, जो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वहाँ पर गोली चलना इस बात की निशानदेही करता है कि हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं। न जाने कौन है मेरी औलाद का दुश्मन। श्रुति किसी से क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो है पापा। एकदम किशन के दिमाग में कुछ घूमा। केशवलाल के दिमाग में भी वही बात समा गई। मैं सब संभाल लूँगा पापा, फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किशन ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा और वार्ड की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ श्रुति को शिफ्ट किया गया था। इधर बिंदिया और तुलसी देवी ने एक बार फिर से उसकी नज़रें उतारी। उस वक्त सारे लोग श्रुति के वार्ड में मौजूद थे। श्रुति सबकी मोहब्बत देखते हुए धीमा सा मुस्कुरा रही थी। काफ़ी हद तक वो निहाल हो गई थी। किशन अंदर आया तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। वो एक चेयर पर बैठा उसके बिल्कुल करीब हुआ, उसका हाथ थाम लिया। तुम दोनों बातें करो, हम बाहर से होकर आते हैं। तुलसी देवी बिंदिया को लेकर बाहर निकल गई थी। तुमने ऐसा क्यों किया श्रुति? उसका हाथ थामते हुए उसके हाथ की पीठ को सहलाता हुआ वह उससे पूछ रहा था। मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। अगर आपको वहाँ से ना हटाती तो गोली आपको लग जाती। श्रुति ने उसके दिल की जगह पर अपना हाथ रख दिया तो वह हैरान नज़रों से उठकर उसे देखने लगा। आपके कहने का मतलब है वह गोली मेरे लिए थी? अब की बार किशन काफ़ी हैरान हुआ। श्रुति ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसकी बात की जांच की। कुछ तो बात थी, यानी कोई था जो श्रुति का नहीं उसका दुश्मन था। ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। उसके माथे पर बलों का जाल बनता जा रहा था। उसने सिर झटका और वापस उसकी तरफ ध्यान दिया। दर्द तो नहीं है? उसके गाल को प्यार से छूते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। थोड़ा थोड़ा। वह भीगी आंखों से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, जब मेरे पास रहोगी तो हर दर्द भूल जाओगी। सिर्फ मेरा दिया मीठा दर्द याद करोगी। उसके पास होता हुआ धीरे से उसके कान में बोला। उसके माथे पर अपनी मोहब्बत से अपने होंठ रखते हुए उसे किस कर गया। इधर गंगाराम बहुत परेशान था।
एक काम दिया था तुम दोनों को, वह भी तुम लोगों ने सही से नहीं किया। उस वक्त गंगाराम बहुत गुस्से की हालत में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। सर, गोली हमने सीधी किशन को ही मारी थी, लेकिन उस लड़की ने बीच में आकर काम खराब कर दिया। वह शूटर अपनी सफाई दे रहा था। अब कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मेरी नज़र से दूर हो जाओ। मुझे इस शहर के अंदर कहीं दिखाई मत देना। गंगाराम ने उन्हें वहाँ से चलता कर दिया। वह परेशान हो गया था। अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने वसीयत अपने नाम ना किया तो उन्हें घर से बेदखल होना पड़ेगा। अब उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगली चाल क्या चले। तभी उनका बहुत करीबी दोस्त उनके पास आया और जो उसने बताया उसे सुनकर उनकी आंखें चमक उठी। मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। ये कहते हुए उन्होंने अपने दोस्त का धन्यवाद किया और अब एक नया प्लान फिर से सोचने लगे। इधर श्रुति के बाजू में अब काफ़ी हद तक आराम भी दिखाई दे रहा था। किशन उसका बहुत ख्याल रख रहा था। कुछ समस्याएं ऐसी हो गई थी वह वापस नहीं जा सकता था। उसने अपनी छुट्टी बढ़वा ली थी। वह पहले इस समस्या को हल करना चाहता था। आखिर कौन था जो उनका दुश्मन बन बैठा था। ये काम वो ख़त्म करके ही अपनी ड्यूटी पर वापस जाना चाहता था। आज उनकी दावत थी किशन के दोस्त के घर। शाम के 7 बजे घर से निकले। उसकी मोहब्बत सबसे अलग थी। वह कहीं पर भी शुरू हो जाता था, वरना वह उसका बहुत ख्याल रखता था। उसकी और माधव की आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जितना माधव सब्र वाला बंदा था, किशन उतना ही बेपरवाह था और ख़ासकर अपने शादीशुदा दिमाग से उसकी जान हमेशा खतरे में रहती थी। इस साड़ी के पल्लू को इतना ज़ोर से क्यों लपेटा हुआ है? इसे ढीला छोड़ो। आजकल की लड़कियां पल्लू को हाथ में लेकर घूमती हैं। तुमने इतने पुराने स्टाइल में साड़ी बांधी है। इस पल्लू को नीचे खोल दो। सिंगल पल्लू अपने कंधे पर रखो या पल्लू भी हटा दो। इतना सब कुछ कह दिया था। श्रुति को लगा उसने कुछ गलत सुना हो। तुम अपने ब्यूटी बॉन से साड़ी का पल्लू हटाओ, मुझे देखना है। अब की बार वो भारी अंदाज में बोला। किशन, हम गाड़ी में है ना? उसने किशन को एहसास दिलाना चाहा। तो मैं ही देखूंगा ना, कोई समस्या नहीं, हटाओ जल्दी से। वह तेजी से शब्दों में बोला। श्रुति ने घबराए हुए कांपते हाथों से अपने साड़ी का पल्लू सिंगल कर लिया और नीचे गिरा दिया। उसके जिस्म की खूबसूरती यूं ही दिखाई दे रही थी। ब्लाउज के डीप गले में, ऊपर से उसके गले में हीरो का हार बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह फिर से नशे में हो रहा था। उसे खींचकर अपनी गोद में कर लिया और गाड़ी की स्पीड भी स्लो कर दी। ये क्या कर रहे हैं? ध्यान से गाड़ी चलाओ, वह घबराई हुई बोली, जबकि किशन होश में होता कुछ सुनता ना। वह उसकी धड़कनों को सुन रहा था। इधर न जाने क्या हुआ था। श्रुति किडनैप हो गई थी। उस आदमी को देखकर श्रुति के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। गंगाराम, आप? इधर केशव लाल बहुत परेशान थे। ऐसा कैसा मुमकिन है? किशन तुम्हारे होते हुए कैसे हमारी श्रुति को किडनैप करके ले जा सकता है? केशव लाल परेशानी से बोले। क्योंकि आपका बेटा चाहता था वह किडनैप हो। किशन की बात पर वह उलझे हुए उसे देखने लगे। क्या मतलब? तुम जानते हो वो कहाँ है? उनकी आवाज़ में सख्त गुस्सा झलक रहा था। लेकिन आप फिक्र ना करें, जब तक किशन के सीने में सांस चल रही है तब तक श्रुति को कुछ नहीं हो सकता। वह ठोस भरे शब्दों में कहता हुआ उनको तसल्ली करवा गया। पर जब तक श्रुति वापस नहीं आ जाती तब तक वे घर भी नहीं जा सकते थे। इस वक्त वह श्रुति को अपने खुफिया अड्डे पर कैद कर रखा था। उन्हें सारी हकीकत बताते हुए अब वो अपनी टीम के साथ मिशन पर जा रहा था। आप सब घर में प्रार्थना करो, वह आंखों में जीत की चाहत लिए बोला। सब लाल अब बहुत परेशान थे। उधर उस आदमी को अपनी तरफ आता देख, अंकल जी, मुझे लगा तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगी, पर तुम्हारी याददाश्त तो काफ़ी अच्छी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। आपने मुझे क्यों किडनैप किया अंकल जी? वह मासूम उससे सवाल कर रही थी। देखो श्रुति, मेरी और तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। बस इन पेपर पर साइन कर दो, तुम्हें आराम से तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। इसमें क्या है? इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना लिखा है कि तुम अपने नाम हुई सारी जायदाद और बिजनेस अपने अंकल जी यानी मेरे नाम कर रही हो। लेकिन अंकल जी, सब कुछ आपका ही तो है। उसे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन तुम्हारे नाना जी ने मरने से पहले तुम्हारे माँ के नाम के हिस्से की सारी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी थी और तुम्हारे ससुराल की ज़मीन भी तुम्हारे नाम है। अब तुम वापस ये सब मेरे नाम कर दो, वरना। वरना क्या अंकल जी? वरना एक बार फिर पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसने उसके कान के पास जाते हुए धीरे से कहा। जैसे ही उसने सुना वो पूरी कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे।
और अपने किशन को। उसके गले में आंसुओं का गोला अटक गया। हाँ, बहुत पावरफुल प्लान था। उसकी डेथ के बाद तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम मेरे बेटे की पत्नी बना दी जाओगी, जिसके लिए मैंने तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। अब वो दिन आ गया है कि तुम मेरे बेटे दिनेश की पत्नी बनोगी और सारी जायदाद की मालकिन हमें बनाओगी। अब आखिरी हल यही है, इन पेपर पर साइन करो और अपने पति की जान बचा लो। जरूरी नहीं हर बार निशाना चूक जाए। पल में उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब सोचना बंद करो और साइन करो। गंगाराम ने मुंह बनाते हुए कहा। श्रुति ने पेपर सामने किया तो उसे लगा साइन करने से इस सब के बावजूद किशन की जान भी चली जाएगी। क्या इंसान की जान की कोई कदर नहीं रह गई? वह बहुत दुख से अपने अंकल को देखने लगी। काश अंकल जी, आपने एक बार प्यार से मुझसे कहा होता तो आंखें बंद करके सब पेपर पर साइन कर देती, सब आपके नाम कर देती, लेकिन आपने एक जान ले ली, माधव को मार डाला। किशन, मेरे शेर को मारने की धमकी दे रहे हो? आपको लगता है कि मैं इतना कुछ हो जाने के बाद इन पेपर पर साइन करूंगी? इस बार उसके सब थोड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। गंगाराम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अगले ही पल श्रुति ने उनकी नज़रों के सामने पेपर फाड़ते हुए उनके मुंह पर उछाल दिए। सर हमला हो गया, जल्दी निकलो यहाँ से। इससे पहले कि गंगाराम कुछ कर पाता, उसके आदमी ने अंदर आते हुए उन्हें खबर दी। वह बुरी तरह से हड़बड़ाया। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये जगह उसको कैसे पता चला? वह बाहर भागा, लेकिन चारों तरफ से घिर चुका था। तभी किशन वहां आता दिखाई दिया और जोरदार मुक्का गंगाराम को जड़ दिया। ये मेरे भाई के मारने के लिए है। एक और घुसा मारा, एक गोली चलाने के लिए, साथ ही एक और मुक्का जड़ दिया, ये मेरी पत्नी को किडनैप करने के लिए। आखिरी मुक्का कुछ ज़्यादा ही जोर का था। होश हवास खोकर वह ज़मीन पर गिर पड़ा। देर हो गई थी। इंस्पेक्टर उसे उठाकर बाहर ले गए। किशन ने आगे बढ़ते हुए श्रुति को अपने सीने से लगा लिया। श्रुति को लगा दुनिया जहान का सुकून उसकी बाहों में सिमट आया है। किशन ने श्रुति की प्रोटेक्ट के लिए एक खास चिप उसके कंधे पर लगाई थी। इसके बारे में श्रुति बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन वह जहाँ कहीं भी जाती किशन उसे आसानी से ढूंढ सकता था। आज वे सब परिवार एक साथ एक शादी में जा रहे थे। श्रुति ने कानों में झुमके पहने तो किशन देखता ही रह गया। वह बहुत प्यारी लग रही थी। सिर से पैर तक खूबसूरती का पुतला बनी थी। यू आर सो ब्यूटीफुल। वह उसे अपने सामने करता हुआ उसके हल्के नए रंगे होठों पर झुकने लगा। श्रुति ने रोक दिया। किशन, प्लीज़ मत खराब करो, मैंने अभी अभी ये लिपस्टिक लगाई है, देर हो रही है। वह गुस्सा करने लगी। उसका यूं किशन को पीछे करना किशन को सख्त चिढ़ा गया और गुस्से से उसके होठों पर झुकता हुआ उसे अपनी पकड़ में ले गया। उसकी सांस बुरी तरह से उखड़ने लगा, लेकिन किशन को उस पर तरस नहीं आया। अच्छे से अपनी मोहब्बत से मिलवा गया और पीछे हटा तो वह लड़खड़ा गई। किशन के सीने पर जाकर टिक गई। उसने उसे सीने में समेट लिया, उसके कंधे पर अपने होंठ लगा दिए। आप बहुत जालिम हैं, वह उसके सीने से लगी हुई शिकायत कर रही थी। जालिम क्या होता है? आज रात अच्छी तरह मिलवाऊंगा। तुम मुझे शांत नहीं रहने देती हो। तुम्हारा रूप इतना खूबसूरत हो जाता है कि मैं अपने आप में नहीं रह पाता हूँ मैडम। अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगी तो वह बाथरूम की तरफ लपकी। आर यू ओके? वह उसके पास जाते हुए उसकी कमर से लिपट कर फिक्र से पूछने लगा। मालूम नहीं, बार बार उल्टी आ रही है, निढाल सी हो गई। किशन ने उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। चलिए डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं, आज शादी पर जाना है, किशन ने टोका। आपसे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है मेरी जान। मेरे साथ चलो और मम्मी को बता देंगे कि अस्पताल आए हैं। उसने कहा। उसकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक थी। उसकी प्रेगनेंसी में बस 5 महीने बाकी थे। डॉक्टर ने एक और बात कही थी। श्रुति के पेट में एक नहीं 2 बच्चे हैं और इनको बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। श्रुति, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, ये जो आपने मुझे दी। वह गाड़ी में आकर बैठते हुए उसका हाथ थाम गया। सब आपकी मेहनत है। वह जुबान दांतों तले दबा गई। उसकी बात सुनते किशन ने ठहाका लगाया। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था, ये सब मेरी मेहनत है। वह उसे एक आंख दबाकर गाड़ी स्टार्ट कर गया। आप इतने ज़्यादा रोमांटिक निकलोगे किशन, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वह शर्माते हुए बोली। आप इतनी खूबसूरत निकलोगी। वह मुस्कुराया। अब वह खुलकर उससे हर बात शेयर कर लिया करती थी और किशन को उसके इस अंदाज पर खुशी होती थी। किशन ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया, अपने होठों से लगा लिया। थैंक यू यार।
उसकी चाहत पर वह शर्माकर पलकें झुका गई। अब माधव हाउस में खुशियों का समा था। एक साथ 2 बच्चों की आने की खुशी में पूरा घर सजाया गया था। सब तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। वे दोनों बहुत खुश थे। दूसरी तरफ गंगाराम को अब उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले थे और अदालत ने उन्हें उम्र भर की कैद सुना दी थी। श्रुति ने सारी जायदाद, अपना धन दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी। उसे धन दौलत से कोई गर्ज नहीं था, लेकिन वह गंगाराम को सज़ा दिलवाना चाहती थी क्योंकि वह कातिल था। 5 महीने बाद वह पेट पर हाथ रखे आंखें मीच गई। किशन ने जल्दी से लैपटॉप एक तरफ रखते हुए आगे बढ़कर उसे थाम लिया। ठीक हो ना? ये दोनों मुझे अंदर से लात मार रहे हैं, वह मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर किशन के चेहरे पर मुस्कान छा गई। आगे बढ़कर उसके पेट पर हाथ रखकर वह देखने लगा। ये दोनों मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हैं। आने दो, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह कहता हुआ वो मुस्कुराया। श्रुति भी गहरी मुस्कुराते हुए उसके गले से लग गई थी। 1 महीने के बाद श्रुति ने 2 जुड़वा बेटे को जन्म दिया था, जिसमें से एक बिल्कुल माधव के जैसा था और दूसरा किशन के जैसा। सब लोग कहते थे माधव वापस आ गया है। उस हवेली में अब खुशियां मनाई जाने लगी। वे दोबारा शहर से इस हवेली में वापस लौट आए थे और अपना जीवन बड़े आराम से बिता रहे थे। राधिका ने भी शादी कर ली थी और यहाँ से विदा होकर जा चुकी थी और दिनेश लड़ाई झगड़ा वाला इंसान नहीं था। कलावती भी अब शांत थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।